हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। तो दोस्तों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के एमसीक्यूज। उसी क्रम में आज हमारा अध्याय दूसरा है, जिस अध्याय का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होना। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी और धीरे धीरे सत्ता पर काबिज हो गई थी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 8 के आप लोगों के सामने लेकर के आए। टाइम वेस्ट किए बिना चलते अपने प्रश्नों की ओर। उससे पहले आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, अपना प्रश्न पहला, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, अंतिम मुगल शक्तिशाली सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर था, परंतु शक्तिशाली जो था वो लास्ट का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट आपका औरंगजेब था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1705, 1707, 1710 और 1715। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। प्रश्न नंबर दूसरा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी ताकत राजनीतिक क्षितिज पर उभरने लगी थी? मराठा, मुगल, ब्रिटिश, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश ताकत जो थी वो राजनीतिक क्षितिज पर उभरने लगी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एवं उनके बेटों को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? डलहौजी, लॉर्ड रिपन, बेलीजली, कैप्टन हडसन। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, अंतिम मुगल सम्राट यानी बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको बताएंगे अगले पेज पर। देखिए जब तक आपका अगला प्रश्न नंबर चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर कब हासिल किया? क्या कह रहा है प्रश्न? ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उनसे चार्टर कब हासिल किया? तो दोस्तों पहले चार्टर के विषय में जान लीजिए। चार्टर क्या होता था? भारत में व्यापार करने की परमिशन। देखिए कब हासिल की थी? सन 1600 में, 1700 में, 1800 में, 1500 में। तो दोस्तों 1600 ईस्वी में इन्होंने चार्टर हासिल कर लिया था भारत में व्यापार करने का। अब इन दोनों क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए, औरंगजेब के बाद कोई मुगल शासक इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, परंतु एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व अभी भी बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 क्रांति कहलाती है जो। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह जफर को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह को चल दिया गया तो कंपनी ने जफर को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो रंगून चले गए थे उस समय, और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार दिया गया। जब भी तो जफर ने ये बात कही थी या ये पंक्तियां कही थी कि 2 गज जमीन न मिली रूहे यार को, यानी कि अपने ही देश में दफन होने के लिए उन्हें 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई थी। कहाँ वो हिंदुस्तान के शासक और बादशाह हुआ करते थे। अब देखिए चार्टर के विषय में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। देखिए, चार्टर यानी पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार का इजाजतनामा यानी परमिशन लेटर था। उस जमाने में वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मोटा मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ओके दोस्तों, चार्टर का मतलब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 5वां, सर्वप्रथम भारत आने के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? कोलंबस, वास्को डी गामा, इब्न बतूता, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत आने के समुद्री मार्ग का पता आपका वास्को डी गामा ने लगाया था। वास्को डी गामा से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता देते हैं। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता पुर्तगाल के खोजी यात्री थे। ये कौन थे? वास्को डी गामा, इन्होंने लगाया था। अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। वे गोवा को अपना ठिकाना भी बना चुके थे, यानी गोवा के कालीकट बंदरगाह को। समझ गए दोस्तों? कौन थे? पुर्तगाली वास्को डी गामा। सबसे पहले कहाँ आए थे? गोवा, और भारत के पश्चिमी तट पर। और कौन सा बंदरगाह था? कालीकट बंदरगाह। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत आने वाली यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का सही क्रम है। ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन कौन सी व्यापारिक कंपनी आई थी, पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो दोस्तों अगला देखते हैं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज।
अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट को देखते हैं तो अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि 1498 टाइम क्या था, 1498। तो 1498 में वास्को डी गामा जब इंडिया पहुंच गया तो सबसे पहले यही पहुंचेंगे। और वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगाली था। तो सबसे पहले भारत कौन आया साहब, पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आया साहब, डच आए। डच के बाद कौन आया, डच के बाद आपके अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद कौन आया, अंग्रेजों के बाद आपके फ्रांसीसी आए। कौन आया अंग्रेजों के बाद, फ्रांसीसी। ओके दोस्तों, आपका ये क्रम सही है। इस विषय में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं कि जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते, यानी कि व्यापार की परमिशन ले ली, मगर इंग्लैंड के जहाज जब तक अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप पार करते, तब तक पुर्तगाली भारत के कालीगढ़ बंदरगाह तक आ गए थे। इस प्रकार दोस्तों पुर्तगाली पहले आए, उनके जस्ट बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए और 17वीं शताब्दी में आपको फ्रांसीसी आए थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत से क्या माल नहीं ले जाया करती थी। पूछ रहा कौन सा माल था जिसे वो नहीं ले जाया करती थी, नहीं पूछ रहा दोस्तों। भारत में बने सूती कपड़े एवं रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, सोना चांदी, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में बने सूती कपड़े और रेशम तो वो लोग ले जाते थे। काली मिर्च और लौंग और इलायची और दालचीनी तो महत्वपूर्ण थे यूरोपीय व्यंजनों में डालने के लिए। सोना चांदी ये चीजें वो लोग नहीं ले जाया करते थे। ओके दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब एवं कहाँ की। बंगाल में हुगली नदी पर 1651 में, आगरा में यमुना नदी पर 1661 में, कलकत्ता में 1670 में, पंजाब में 1700 में। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना बंगाल में की थी। कहाँ पर की थी, हुगली नदी पर की थी। कहाँ पर की थी, हुगली नदी पर 1651 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9वां, कंपनी ने रिश्वत देकर जिन 3 गांवों की जमींदारी मुगल अफसरों से खरीदी उनमें एक गांव था कलकत्ता, बनारस, गोवा, हुगली। तो दोस्तों वो गांव आपका कलकत्ता था, उस समय उसे कालीकता कहा जाता था। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको नेक्स्ट पेज पे देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए जब तक, प्रश्न नंबर 10वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल बादशाह को बिना शुल्क चुकाए व्यापार के लिए फरमान जारी करने के लिए मना लिया था। देखिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे कौन सा शासक था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना शुल्क चुकाए फरमान जारी करने के लिए मना लिया था। देखिए शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुख शाह, बहादुर शाह जफर। तो औरंगजेब अपने आप में काफी होशियार बनता था, मगर फिर भी देखिए फैक्ट की चीजें हैं, बिना शुल्क चुकाए राजी कर दिया। तो हमें तो नहीं लगता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी होशियार था। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक कट्टरता की दृष्टि से कह सकते हैं। देखिए इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ये देखिए हुगली नदी के किनारे इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी, किसने, अंग्रेजों ने। उस जमाने में इन्हें फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। और वहां एक वेयर हाउस स्थापित किया जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। वेयर हाउस में क्या करते थे, बाहर भेजने वाली चीजों को जमा किया जाता था। अब देखिए अंग्रेजों ने जो मुगल अधिकारी को पैसे देकर के जो 3 गांवों की जमींदारी ली थी उसके संबंध में कुछ जानकारी दे रहा है आपको। देखिए 1696 में इन्होंने हुगली नदी के किनारे बंगाल में उसके चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था और 3 गांवों की जमींदारी मुगल अधिकारी को रिश्वत देकर हासिल कर ली थी, जिसमें से एक कालीकाता था, बता चुके हम, जो आज कलकत्ता कहलाता है। देखिए ये वो जगह है, मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौका है। कौन सी नौका है, स्थानीय नौका, मद्रास के जहाजों से सामान लेकर के आ रही हैं। और विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र है। ये वो किला है जो बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, बंगाल के नवाबों का सही क्रम क्या है। बंगाल के नवाबों का सही क्रम पूछ रहा है कि पहले शासक कौन था, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो देखिए पहला शासक मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मुर्शिद खान, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, मुर्शिद खान, अलीवर्दी खान। तो दोस्तों बंगाल का सबसे पहला शासक या संस्थापक आपका मुर्शिद कुली खान था और इनके पुत्र कौन था, अलीवर्दी खान, और इसका पुत्र कौन था, सिराजुद्दौला। तो आपका पहला क्रम सही है। आगे देखते हैं, कंपनी और सिराजुद्दौला के टकराव की परिणति यानी कि परिणाम किस युद्ध के रूप में हुआ। पानीपत का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों कंपनी और सिराजुद्दौला के टकराव की परिणति आपकी प्लासी के युद्ध के रूप में हुई थी। किस युद्ध में होती, प्लासी के युद्ध के रूप में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 13वां,
प्लासी के युद्ध में कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी पहली बार जो कंपनी ने युद्ध लड़ा था तो उस कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है। वेलेजली, हैंडसन, रॉबर्ट क्लाइव, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब इन दोनों प्रश्नों से संबंधित काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब सिराजुद्दौला नवाब बने। उन्होंने कंपनी द्वारा कर न दिए जाने के कारण अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया और एक अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार कर वहां ताला लगा दिया। क्या कर दिया? ताला लगा दिया। नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा करने के लिए वहां का रुख किया था। ओके दोस्तों, अब देखिए जो युद्ध हुआ उस युद्ध के विषय में जानकारी देते हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुन मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। इस सेना को नौसैनिक बीड़ी की भी मदद मिल रही थी। ओके दोस्तों, 1757 में प्लासी के युद्ध में, किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कंपनी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और हार का कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जिसे हिंदुस्तान गद्दार कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह कहकर अपने साथ मिलाया कि सिराजुद्दौला के बाद उसे ही नवाब बना दिया जाएगा। खाली कठपुतली नवाब चाहिए था उन लोगों जो उनकी बातों को मानता रहे और व्यवहार में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। देखिए दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा या कंपनी द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। अगर इसी युद्ध में कंपनी हार जाती तो उनकी हिम्मत टूट जाती, मगर इस युद्ध में हमारे भीतर घाती यानी कि विभीषणों के कारण वो कंपनी जीत गई और उन्हें हिंदुस्तान पर साम्राज्य स्थापित करने का एक मौका मिल गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने लगाया चित्र। महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, हेड एंड ऑल स्ट्रीट, ये जो है महान्यायालय कक्ष है आपका। ओके दोस्तों, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज की लंदन स्थित हेड एंड ऑल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह एक ऐसी सभा का चित्र है। ये नवाब सिराजुद्दौला का चित्र है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं। और ये देखिए नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली थी और उसमें युद्ध हुआ था जिसमें आपकी हार गए थे आपके नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, जो हारने की मेन वजह थी उनकी। आगे देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 14वां बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 14 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764, 1765, 1766, 1780। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया था। ये युद्ध क्यों लड़ा गया था दोस्तों? नवाब सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। किसे बना दिया गया? मीर जाफर को। मगर जनता के दबाव में मीर जाफर कंपनी की नीतियों का विरोध करने लगा, जो कंपनी को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर आपका मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसे बना दिया? मीर कासिम को। और मीर कासिम ने भी इनकी कंपनी को विरोध किया, उनसे कर वसूलने का प्रयास किया। तो मीर कासिम से इन्होंने अंग्रेज कंपनी ने युद्ध लड़ा। कब लड़ा? बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में। और मीर कासिम की पराजित हुई और मीर कासिम की पराजय के बाद इन्होंने पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। वहां का किसको बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया और उससे 5 लाख रुपए प्रति महीना कंपनी वसूला करती थी एज टैक्स। उल्टा होने लग गया। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 15वां, बंगाल को कंपनी की दीवानी कब दी गई थी? अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक नारा दिया कि अब हम है ना खुद नवाब बनेंगे। तो जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, यानी मृत्यु कब हुई थी मीर जाफर की? 1765 में। तो 1765 के बाद उन्होंने दीवानी की मांग की और मुगल शासक ने उन्हें बंगाल की दीवानी दे दी। यहीं से उन्हें सत्ता में आना प्रारंभ हुए थे और अपने आप को नवाब समझने लगे थे वो लोग। ओके दोस्तों, 1765 कब दी गई थी दीवानी? यहाँ तो मीर जाफर की मृत्यु हुई और मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 में उन्हें मुगल शासकों द्वारा दीवानी दे दी गई। कहाँ की? बंगाल की। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नेक्स्ट पेज पर और बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 16वां, कंपनी के किस गवर्नर ने आत्महत्या की थी? वेलेजली, हैडसन, रॉबर्ट क्लाइव, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव है। क्यों की थी आपको नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट बिंदुओं के साथ बताएंगे। देखिए दोस्तों इस जगह देखिए बक्सर का युद्ध कंपनी सेना और नवाब मीर कासिम के मध्य लड़ा गया, जिसमें मीर कासिम की पराजय हुई थी। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या ऐलान किया था। 1765 में नवाब मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद का नवाब बनना पड़ेगा, खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और वो लोग बने। बंगाल की उन्होंने दीवानी
हासिल कर ली। देखिए उसके बाद आपका जो पॉइंट बताने वाले हैं हम, वो तीसरे प्रश्न से संबंधित पॉइंट है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 18 साल की थी। देखिए 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से विदा हुआ। तो उनकी दौलत देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 401,102 पौंड थी। 4,01,102 पौंड थी दोस्तों। आश्चर्य की बात है उस समय। देखो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि उसे कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम दिया गया था। परंतु दोस्तों 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद अपने भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी थी, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था दोस्तों कि उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने खुद ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों ये पहला गवर्नर था जिसने सेल्फ यानी कि खुद आत्महत्या कर ली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, कंपनी द्वारा चलाई गई सहायक संधि की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सहायक संधि की नीति चलाई थी, उस पर विचार करने के लिए कह रहा है आपसे। देखिए इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। सही बात है बिल्कुल। जो इस संधि को स्वीकारती थी वो रियासत अपनी खुद की सेना नहीं रख सकती थी। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्चा रियासतों को चुकाना पड़ता था। बिल्कुल दोस्तों, सेना कौन रखता था? सेना कंपनी रखती थी, रेजिमेंट कहा जाता था जिसे, और उसका खर्चा रियासतों को चुकाना पड़ता था। ओके दोस्तों, रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका राज्य यानी कि उनका इलाके का कुछ भाग छीन लिया जाता था। तीसरा पॉइंट भी आपका सही है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला, दूसरा व तीसरा यानी कि तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18वां, जब अवध का नवाब सहायक सेना के लिए पैसे देने में चूक गया। क्या दोस्तों? जब अवध का नवाब सहायक सेना के लिए पैसे देने में चूक गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वेलिजली, डलहौजी और रिपन। तो दोस्तों उस समय आपका गवर्नर जनरल वेलिजली था। कौन था? वेलिजली। और किस समय चुका था अवध का नवाब? 1801 में। और वेलिजली कब से लेकर के कब तक गवर्नर जनरल रहा था? तो दोस्तों ये भी आप जान लीजिए, 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था गवर्नर जनरल। 1798 से लेकर के 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। आगे देखिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए युद्ध का कारण निम्न में से नहीं था। यानी कि उन दोनों के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसका कारण कौन सा नहीं था? मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में आता था, इस कारण युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मालाबार तट पर जो व्यापार होता था मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था और ये लोग कर मांगते थे उनसे। मैसूर से कंपनी का इलायची और काली मिर्च खरीदना, बिल्कुल काली मिर्च इलायची यूरोपीय देश में भेजा जाता था, ये लोग मैसूर से खरीदते थे। 1785 में टीपू द्वारा चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची निर्यात पर रोक लगाने से तो कंपनी प्रशासन भड़क गया था, जो कि युद्ध की एक महत्वपूर्ण वजह थी। टीपू सुल्तान द्वारा कंपनी पर अत्यधिक कर लगाना, ये बात गलत है दोस्तों। वो तो व्यापार को रोकना ही चाहता था, उन्होंने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था कंपनी पर। ओके दोस्तों, ये पॉइंट गलत था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20वां, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैसूर तथा कंपनी के बीच 4 युद्ध लड़े गए, बिल्कुल सही बात है, जिसमें से 3 युद्ध आपके मैसूर के शासकों ने जीते, बाकी का 1 युद्ध, अंतिम युद्ध आपका अंग्रेजों द्वारा जीता गया। देखिए श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और टीपू सुल्तान मारे गए। ये पॉइंट भी सही है आपका। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 1792 की संधि के तहत टीपू के दोनों पुत्र को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। ओके, अब टीपू सुल्तान के पुत्रों को बंधक बनाने का चित्र एक चित्रकार ने बनाया, जो हमने अगले पेज पर दिखाया आपको। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ तो आपके सारे के सारे ही सत्य हैं। देखिए वो चित्र, ये देखिए ये उनके दोनों पुत्र हैं जिन्हें बंधक बनाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, वो जंग और देख लीजिए। 1767, 69,
1780 से 84, 1790, 1792, 1799। ओके दोस्तों, ये वो चित्र है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान से कई बार युद्ध हारना पड़ा, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त सेना। इंपॉर्टेंट बात है, जब जब हमारे देश के लोग हारे हैं, चाहे वो नादिर शाह के आक्रमण से रहे हो, चाहे अंग्रेजों के से, तो संयुक्त सेनाओं ने, हमारी देश के गद्दारों ने उनका साथ दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त सेनाओं के तीनों ने मिलकर हराया था टीपू सुल्तान को। ओके दोस्तों, इसके तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी। ये देखिए खिलौना था टीपू सुल्तान का, जिसमें एक जो सैनिक है, इसको चीर फाड़ करते हुए दिखाया गया और इसमें शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है, ब्रिटिश सैनिक के रोने की। देखिए इस टाइम पे ये कहाँ पर है, ये बता देते हैं आपको। देखिए यह टीपू के विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। कहाँ रखा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। लंदन स्थित एल्बर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। ओके दोस्तों, उस समय अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21वां, मराठा कॉन्फेडरेंसी या राज्य मंडल के सदस्य नहीं थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ या खालसा। तो दोस्तों, पानीपत का युद्ध हारने के बाद जो उनका सपना चूर चूर हो गया था मराठाओं का दिल्ली पर शासन करने का, तो वो 3 भागों में बट गए थे, 4 भागों में बट गए थे बल्कि, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और जो आपका जो चौथा था वो भोसले था, ना कि खालसा। कौन सा था आपका, भोसले। ओके दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, मराठा और अंग्रेजों के मध्य, मराठा और मुगलों के मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। ओके दोस्तों, इसके भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पेज पर बताएंगे आपको। किस अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। 1782 प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1819, तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1817 से 1819 में तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, उसमें मराठाओं की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। आगे देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। देखिए दोस्तों, अपनी देश से गद्दारी की गई, यहाँ भी नवाब शुजाउद्दौला द्वारा। देखिए अंग्रेज मराठा युद्ध से संबंधित चीजें देखिए पहला अंग्रेज मराठा युद्ध सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ था। इसमें कोई भी पक्ष विजय नहीं प्राप्त कर पाया था, बराबर टक्कर पर रहे थे। देखिए दूसरे युद्ध में उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। दिल्ली, आगरा, उड़ीसा और उत्तरी यमुना वाले क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। देखिए तीसरे युद्ध में मराठों को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब क्या था, इस समय विद्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर, उत्तर में तो पहले ही कर चुके थे, तीसरे में देखिए दक्षिण के पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, यानी उत्तर में भी अंग्रेज और दक्षिण में भी अंग्रेज। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24वां, किसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई थी। वेलेजली, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपकी लॉर्ड हेस्टिंग के समय सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी। किसके समय शुरू की गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। अब देखिए सर्वोच्चता की नीति क्या थी, ये और जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए इस नीति के अंतर्गत कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी। वो अपने आप को सर्वा मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे, सभी भारतीय राज्यों से ऊपर। इसके संबंध में सारी जानकारी हमने आपको यही दे दी है। अगला प्रश्न देखिए, कित्तूर कर्नाटक में अंग्रेजों के खिलाफ हुए। कित्तूर वर्तमान में से क्या कहा जाता है, कर्नाटक।
में अंग्रेजों के खिलाफ हुए आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा। देखिए, कित्तूर राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हकीकत बात है। 1824 में गिरफ्तार कर लिए गए चेन्नम्मा को और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद दोस्तों आंदोलन रुका नहीं और उनके एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने प्रतिरोध जारी रखा। देखिए, रानी के बाद कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। सही बात है दोस्तों, जिसके कारण 1830 में उन्हें फांसी दे दी गई। ओके, देखते हैं। रायन्ना ने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों एवं दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया था। पॉइंट गलत पूछ रहा दोस्तों। तो देखिए, रायन्ना ने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में नहीं लिया था दोस्तों, नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट ही कर दिया था। तो इस प्रकार आपका चौथा पॉइंट गलत है। कब्जे में लेकर के क्या करता, उसने तो नष्ट ही कर दिया उनको। आगे देखते हैं अगला। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग का चित्र लगाया हमने और कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति भी हमने यहाँ पर लगाई है, जिससे आप समझ सकें। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26वां। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी कौन सी लाया था? राज्य हड़प नीति या विलय नीति? देखिए, विलय नीति के तहत जिस शासक की कोई पुरुष संतान नहीं होती थी उसकी रियासत कंपनी द्वारा हड़प ली जाती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। झांसी की जो रानी थी उनकी रियासत इसलिए हड़पी गई थी। बाल गंगाधर राव यानी कि जो झांसी के जो शासक थे आपके, उनका कोई पुत्र नहीं था और पुत्र भी था तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो राज्य हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। डलहौजी और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई के किस्से काफी मशहूर हैं, तो इसको तो आप जानते होंगे डलहौजी को। पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा देखते, इस नीति के तहत सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। झांसी कब किया गया? 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपके सारे ही कथन सही हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 27वां, किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग लगाया गया था? दोस्तों महाभियोग आज भी लगाया जाता है और ये हमारे कानून में उसी प्रथा से लिया गया है। किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग लगाया गया था? कौन सा लगाया गया था? महाअभियोग। महाअभियोग, महाअभियोग। यहाँ गलत लिखा हुआ आर्ट, क्या है? महाअभियोग। जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग लगाया गया था? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, रिपन। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग पर आपके महाअभियोग लगाया गया था। देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये देखिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा आर.जी. पोलार्ड द्वारा चित्र है। अब देखिए क्यों लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एमंड वर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। प्रश्न नंबर 27वां, वारेन हेस्टिंग के समय ब्रिटिश इलाके जिन 3 प्रेसिडेंसी में बटे हुए थे उनमें से नीचे वर्णित एक नहीं है। तो पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के समय भारत के काफी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, तो वो 3 प्रेसिडेंसी में बटे हुए थे। अब ये कह रहा है कि नीचे जो इलाके दिए जा रहे हैं उनमें से एक वो इलाका नहीं है। बताइए कौन सा? पहला बंगाल रेजिडेंसी, कलकत्ता रेजिडेंसी, मद्रास रेजिडेंसी या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा गलत है, कलकत्ता रेजिडेंसी। क्योंकि दोस्तों वो जो राज्य थे बंगाल रेजिडेंसी में तो बटे हुए थे। ओके दोस्तों, उसके बाद मद्रास रेजिडेंसी में बटे हुए थे और आपकी तीसरी रेजिडेंसी थी कलकत्ता ना होकर के वो आपकी मुंबई थी। कौन सी थी? बम्बई रेजिडेंसी। बम्बई रेजिडेंसी। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। बम्बई रेजिडेंसी थी वो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28वां, 1772 में हेस्टिंग द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था, इसने एक न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इन्होंने हर जिले में 2 अदालतें दीवानी और फौजदारी का प्रावधान किया था जो आज भी हमारे भारत में विद्यमान है। देखिए, न्याय व्यवस्था तो अंग्रेजों की दी जो काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी व्यवस्था है, चाहे उन्होंने कुछ गलत किया हो या ना किया हो, पर एक अच्छा काम किया था, वो है भारत की न्याय व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। सही बात है बिल्कुल। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये पॉइंट भी सही है आपका। मौलवी और पंडित इन अदालतों में फैसला दिया करते थे। ये चीज गलत है दोस्तों। कलेक्टर के अंतर्गत होती थी तो उन्हें फैसला देने का अधिकार ही नहीं था। अब देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, मौलवी और हिंदू पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टरों के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। भारतीय कानून व्यवस्था क्या है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग था, तो वो उन लोगों को समझाते थे जिला कलेक्टरों को, जिसके अकॉर्डिंग वो निर्णय कर सकें।
देखिए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1773 से 1778 1785 के समय बंगाल, मद्रास और मुंबई में सत्ता हासिल कर ली थी। हर एक इलाके का शासक गवर्नर के पास होता था। हर एक इलाके का शासन भार किसके पास होता था? गवर्नर के पास। और सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। एक होता था गवर्नर और उसके भी ऊपर क्या होता था दोस्तों? गवर्नर जनरल। अब देखिए कुछ शब्द हैं। काजी, काजी क्या होता था? एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती क्या होता था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी जान लीजिए उस समय क्या मतलब था। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता। इसे महाभियोग कहा जाता है, कहा जाता था उस समय पर। आजकल तो भारत के राष्ट्रपति पर अगर आपको कोई मुकदमा दर्ज करना हो तो पहले महाभियोग लगाया जाएगा। डायरेक्ट आप उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, ना भारत की किसी अदालत में, ना भारत के किसी थाने में उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ना भारत की किसी कोर्ट में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, पहले उन पर महाभियोग लगाना पड़ेगा, उसके बाद महाभियोग का टाइम पूरा होने के बाद ये कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29वां, भारतीय कानून के लिए धर्मशास्त्र का संकलन जो किया गया था उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए भारतीय कानून में जो धर्मशास्त्र था वो काफी विवादित था, तो धर्मशास्त्र का संकलन किया गया 11 पंडितों को बिठा करके। तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था पूछ रहा है। एन वी हॉलहेड, जेम्स मिल, वेलेजली, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों एन वी हॉलहेड ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। प्रश्न नंबर 30वां, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये तो समझ गए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किसकी स्थापना की गई थी? न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्च न्यायालय की स्थापना तो नहीं की गई थी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसी की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय में। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए दोस्तों, ये देखिए मौलवी और पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टर के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। अगला पॉइंट, न्याय में बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्री अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब दोस्तों स्थानीय कानूनों के हिसाब से अलग अलग व्याख्या कर देंगे तो न्याय कैसे होगा? अब देखिए इसी भिन्नता को खत्म करने के लिए और एक समरूपता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। ओके दोस्तों, और हॉलहेड ने संकलन का अनुवाद अंग्रेजी में किया था जिससे कलेक्टर लोग इसको समझ सकें, यूरोपीय कलेक्टर समझ सकें। अब देखिए 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई थी। हिंदू कानूनों की और मुस्लिम कानूनों की संहिता भी तैयार की गई थी दोस्तों, और जो आज के भारतीय कोर्ट में चलती है, मुस्लिम जैसे मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार की गई थी उसे मुस्लिम लॉ कहा जाता है, और हिंदू लॉ तो आप सब लोग जानते हैं जो आजकल प्रचलन में है। अब देखिए 1773 के एक्ट का नाम हम आपको बता चुके, रेगुलेटिंग एक्ट। आप देख भी चुके होंगे रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीली अदालत है, अगर किसी को लगता है कि अदालत द्वारा गलत फैसला दिया गया तो उस समय अपीली अदालत की व्यवस्था भी की गई थी, और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। आगे देखिए अपना अगला प्रश्न, ये देखिए 31 में क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कलेक्टर का जो पद था उसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलेक्टर लगान और कर एकत्रित किया करता था, यानी ग्रामीण भूमि से जो टैक्स मिलता था खेतों से वो लगान होता था, कर व्यापार का लिया जाता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। बिल्कुल बात सही, ये भी सही है। आजकल भी यही कार्य है कलेक्टर का कार्यालय सत्ता और संरक्षण का केंद्र बन गया था। बिल्कुल, कलेक्टर व्यवस्था ने पुराने सत्ता के केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। बिल्कुल दोस्तों, उस समय जो सारी व्यवस्थाएं थी वो कलेक्टर व्यवस्था के आने से फेल हो गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 32वां प्रश्न, कंपनी की फौज के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिन्हें सूची के माध्यम से सुमेल कीजिए। सवार शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो दोस्तों सवार का प्रयोग घुड़सवार के लिए किया जाता था। अब मस्केट क्या होता था दोस्तों? ये भारी बंदूकें होती थी जो पैदल सिपाहियों द्वारा प्रयोग में ली जाती थी। मुगल शासकों के टाइम में पैदल सैनिकों की कमी होती थी, वो अपने जमींदारों पर या अपने जो सूबेदारों की सेनाएं होती थी उन्हीं लोगों पर डिपेंड करते थे पैदल सैनिकों के लिए, जबकि पैदल सैनिक काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। तो मस्केट भारी बंदूक जो पैदल सिपाहियों द्वारा प्रयोग में ली जाती थी वो होती थी। और मैचलॉक क्या होता था दोस्तों? मैचलॉक जैसे माचिस से चिंगारी देकर बंदूक को चलाया जाता है, वो बंदूक आपकी मैचलॉक कहलाती थी। ओके दोस्तों,
यानी कि आपका पहले का तीसरा और दूसरे का आपका दूसरा और तीसरे का पहला, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, कंपनी फौज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। सिपाही ये भारत के सिपाही शब्द से निकल के आया है। कौन से शब्द से निकल के आया दोस्तों? सिपाही शब्द से सिपाही कहते थे वो लोग। हिंदी का उच्चारण ढंग से कर ना पाने के कारण शायद ऐसा कहते हो, बड़े कहा नहीं जा सकता कि ये ऐसा ही था। 18वीं सदी में कंपनी ने किसानों को अपनी सेना में भर्ती कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उन्हें तनख्वाह भी दी जाती थी। पेशेवर सैनिकों की सेना खड़ी करने के चक्कर में कई बार अंग्रेज जाति और समुदाय की भावना को नजरअंदाज कर दिया करते थे। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था। बंदूक की गोलियों में भैंस और सूअर की चर्बी को भर देने के कारण सिपाहियों को भारतीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। तो दोस्तों ये पॉइंट गलत है। भारतीय ढंग का ना सिखा करके यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया जाता था उन्हें, और दोस्तों अभ्यास भी यूरोपीय आर्मी के तरीके का अभ्यास कराया जाता था और अनुशासन भी उन्हें वहीं का सिखाया जाता था। ओके दोस्तों, यूरोपीय गलत हो गया है, यूरोपीय ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अन्यंत्र। देखिए अन्यंत्र में दास प्रथा के बारे में बताया गया। देखिए, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। कब पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका वो कब पहुंचे? 17वीं सदी में। और 17वीं सदी की शुरुआत में ये लोग भारत भी आए थे, डच व्यापारी। तो जल्दी दास व्यापार शुरू हो गया वहां पे। दास व्यापार यानी कि मानव जो होते थे उन्हें दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था और उनको बेचा जाता था। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगे। 1874 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व दासों की संख्या कितनी थी? 36,774। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा दृश्य प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों उसने इतना दृश्य प्रस्तुत किया है कि वो गाड़ी और बैल खरीदने के लिए रुक गया। तो उसने देखा वहाँ एक दास स्त्री है, उसके 3 बच्चे हैं, और देखिए किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा है और दास खरीदने के लिए, और देखो उन्हें बेच दिया गया। उस माँ की आंखों में चिंता थी, वेदना थी, आंखें उसकी आंसू से भरी हुई थी, बच्चों की तरफ देख रही थी। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत वहाँ पर जो दर्शक थे उनके हंसते हुए चेहरे और असंवेदनशीलता स्पष्ट झलक रही थी। ओके दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदी माध्यम के लोगों तक कंटेंट पहुंच सके, जिससे उन लोगों का रिजल्ट भी बेहतर आ सके। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।